friends, welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. Today we are going to focus on our new chapter, that is Introduction to Microbiology. Right? What do you understand by term microbiology? Study of microorganisms is known as microbiology. Which kind of microorganisms? The organisms which are unicellular. Okay, unicellular यानी कि क्या कि उनकी सिंगल सेल जो है वो खुद ही पूरे जो चीज़ें हैं, जो सारी एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए कैपेबल होती है. ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, डजेंट मैटर. यहाँ पर प्रोकैरियोटिक भी आएंगे, यूकैरियोटिक भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, लेकिन उनकी बॉडी मेन फीचर क्या होगा कि वो यूनिसेल्युलर होंगे. एक सिंगल सेल होगी जो अपना सारा काम खुद से परफॉर्म करेंगे, हमारे जैसे मल्टी सेल्युलर नहीं रहते. ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्टडी है उसको क्या कहोगे आप लोग? माइक्रोबायोलॉजी. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. उसमें हम अब इस चैप्टर में हम फोकस क्या क्या करेंगे कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी है या इस माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ हम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, अपने लिए कैसे कर सकते. कुछ अगर स्टडी करना हो, अगर कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे, किसके हेल्प से? इस माइक्रोबायो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से. वो हम इस सारे चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, तो पहले हम किस पर फोकस करेंगे? पहले टर्म्स जान लेंगे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है. तो पहली वाली है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या आएगा कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. क्या किसका स्टडी करेंगे? जो भी प्रोसेसेस है या फिर कुछ एंजाइम्स वगैरह है. सपोज मेडिकल फील्ड में अब नई नई दवाइयाँ आती है, नए नए कुछ एंजाइम्स हमारे बॉडी में कौन से एंजाइम्स है वो ढूंढे जाते हैं, राइट. तो उनका क्या रोल है, कैसा रोल है, प्रोटीन कैसे काम करता है, अगर इन सब का स्टडी करना हो तो वो स्टडी कहाँ किया जाता है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बीच, माइक्रोबायोलॉजी में. ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स related to some prokaryotes and eukaryotes along with this protein genetics. अगर आपको जेनेटिक्स का भी कोई स्टडी करना हो, क्योंकि इनका जीन कैसा है, सिंगल डीएनए, और जीन जो है वो भी बहुत मिनिमम नंबर में है, इसलिए जीन का स्टडी करने में भी या फिर जेनेटिक्स का स्टडी करने में भी ये ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते. ओके, इसलिए ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका यूज़ हम स्टडी करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई प्रोटीन का स्टडी करना है, एंजाइम का स्टडी करना है, अगर कोई बायोमोलिक्यूल है हमारे अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, कोई लिपिड है हमारे अंदर कैसा काम करता है, अगर इसका स्टडी किसी सेल में देखना है तो वो वहाँ पर हम कौन सी उस ब्रांच को कहेंगे? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. वहाँ पर इस ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ पर सिर्फ उनका यूज़ किसके लिए होता है? स्टडी करने के लिए. ओके, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले कि हर एक सेल का जो मेम्ब्रेन है वो किस से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है. अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो उसमें क्या क्या अलग अलग प्रोटीन्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे. तो उन प्रोटीन्स का रोल क्या है, उन कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है, वो लिपिड कैसे है, इन सब का स्टडी हम कहाँ पर करेंगे? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, उसके नाम में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों यूज़ करें? कमर्शियल कुछ चीज़ें गेन करने के लिए, कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको गेन करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं. ओके, वी आर यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कमर्शियल पर्पस. जैसे कि हमें कुछ फ्रूट्स बनाना हो, फ्रूट्स के मतलब सिंथेटिक एसेंस बनाने हो, कोई सिरप्स बनाने हो, ऐसे चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे. अगर कोई बेवरेज है या फिर कोई लिक्विड है, जैसे कि जूसेस हुए, अलग अलग जूसेस हुए, डिकॉक्शंस हुए, उनको बनाना हो तो फर्मेंटेशन वगैरह करना है. फर्मेंटेशन के लिए क्या लगता है? कुछ अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया लगते हैं. वो आगे हम पढ़ाई करेंगे कि किस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, किस चीज़ के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं. लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? कमर्शियल प्रोडक्ट्स गेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं.
नेक्स्ट हम इसमें हर एक एग्जाम्पल लेकर पूरा हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। अब उसमें हम पहला क्या कवर करना चाहेंगे, पहला हम देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स में हम किस पर फोकस करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स पर। अब डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने जब कहा तो आपके दिमाग में क्या क्या, मिल्क, कर्ड, चीज़ आया, बटर आया, राइट। अब ये सारे जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उन सब के प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्री से या फिर रेडीमेड हम जो लेते, घर पर नहीं, घर पर हम प्योर फॉर्म में बनाते, वो बात अलग है। लेकिन जब हम मार्केट से कुछ ये सारी चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में लाते हैं तो लार्ज स्केल पर ये जब बनाए जाते हैं तब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि एक तो ये बन रहे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, राइट, दूसरा बन रहे इंडस्ट्री में। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर, सारी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस करके फिर ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आते वेल पैक्ड कंडीशन में, राइट। तो पहला है, तो पहले हम क्या करेंगे, मिल्क को जो हम पैक्ड मिल्क लेते हैं उसको हमारे पास आने के लिए जो टेट्रा पैक में आप कभी मिल्क लिया होगा तो टेट्रा पैक में जो मिल्क आता है वो सबसे ज़्यादा पाश्चराइज होता है। क्यों? पाश्चराइजेशन कौन सी प्रोसेस है कि मिल्क को पूरा बैक्टीरिया फ्री करके हमारे पास भेजा, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि उस मिल्क को लोअर टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे बॉईल किया जाता है, बॉईल या फिर उसको हॉट किया जाता है। अगर हम मम्मी भी अब घर पर अगर आपने कभी दूध गर्म किया तो मम्मी हमेशा क्या करती है, लोअर फ्लेम पर वो दूध रखती है। कब तक? जब तक वो पूरा अपने आप से उबलने नहीं लग जाता तब तक। तो ये धीरे 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 बॉइलिंग प्रोसेस में होता क्या है या फिर हॉट करने की प्रोसेस में होता क्या है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं, ठीक है। तो मिल्क पर हम इंडस्ट्रीज में कौन सा प्रोसेस यूज करके, पाश्चराइजेशन करके उस मिल्क को हम प्योर फॉर्म में रखते, पूरा बैक्टीरिया फ्री कर देते, जिसके वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। प्योर फॉर्म में अच्छी क्वालिटी का मिल्क हमें मिलता है। अब दूसरा क्या है, दूध का हम क्या बना सकते हैं, दही। दही बनाने के लिए क्या होता है, मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, केसिन नाम का प्रोटीन होता है मिल्क में, ओके, केसिन नाम का प्रोटीन होगा। और कौन सी होगी, लैक्टोज शुगर होगी, ओके। मिल्क में शुगर कौन सी है, लैक्टोज शुगर। ये शुगर कैसे बनी है, दो शुगर से, एक ग्लूकोज और दूसरी है आपकी गैलेक्टोज, ओके। शुगर में अगर आप शुगर के जो प्रोडक्ट्स देखोगे या फिर शुगर में क्या क्या प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, अगर वो देखोगे तो उसमें प्रोटीन होता है और क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन नाम का प्रोटीन होता है। और शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, लैक्टोज शुगर। इस लैक्टोज शुगर, ये लैक्टोज शुगर कितने मॉलिक्यूल से बने हैं, दो मोनोसैकेराइड से बने। अब मोनोसैकेराइड कौन सा, एक ग्लूकोज होगा, दूसरा होगा गैलेक्टोज। अब जब मिल्क को योगर्ट में या फिर दही में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें होता क्या है, इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, ओके। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, इस शुगर का ब्रेकडाउन होता है किस में, लैक्टिक एसिड में। इस शुगर का ब्रेकडाउन किस में होगा, लैक्टिक एसिड में, ओके। इस शुगर का कन्वर्जन किस में होगा, लैक्टिक एसिड में होगा। और इस लैक्टिक एसिड के वजह से, और यहाँ पर प्रोसेस कौन सी आएगी, फर्मेंटेशन, ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये जो शुगर थी उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया। इसलिए आप जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, ओके, जितनी भी खट्टी चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो एसिडिक चीज़ें होती है। जो भी खट्टी चीज़ें होती है वो एसिडिक होती है, ओके। वहाँ पर जो सारनेस है, जो खट्टापन आता है वो अलग अलग एसिड्स की वजह से आता होगा। जो मिल्क का जो प्रोडक्ट था यानी कि योगर्ट था, उसमें वो खटास कहाँ से आई, लैक्टिक एसिड की वजह से आई। कौन से प्रोसेस से शुगर को एसिड में कन्वर्ट किया गया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से,
ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब हम इन डेयरी प्रोडक्ट्स में योगर्ट की बात कर ही रहे थे, फर्मेंटेशन हो ही रहा था, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर बैक्टीरिया कौन से यूज हो गए? स्ट्रेप्टोकोकस यूज होगा। ओके, बैक्टीरिया कौन से हो गए? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेलब्रूसी। ये दो जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ऐसे दो बैक्टीरिया के स्टेन उस दूध में, जब इंडस्ट्री में योगर्ट का लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे में जो पास्चुराइज्ड मिल्क है, जो अच्छा बैक्टीरिया फ्री जो मिल्क होता है, स्टेराइल जो मिल्क होता है, जिसमें कुछ भी किसी भी तरह के इम्प्योरिटीज़ नहीं होते, ऐसे मिल्क में फिर अब ये दो बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, इनको इनोकुलेट किया जाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो भी मिल्क में शुगर प्रेजेंट होगी, यानी कि लैक्टोज शुगर जितनी भी होगी, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जो उसमें भी ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकोकस का काम क्या है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। तो ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, इस केसिन मॉलिक्यूल को या फिर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल था उसको जेल जैसा सॉलिड बनाने का काम करेगा। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? जो शुगर थी उसको तोड़कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इन दोनों का अलग अलग काम है। स्ट्रेप्टोकोकस का काम है प्रोटीन को जेल लाइक सॉलिड कंसिस्टेंसी देना, उसको कंबाइन करना, कोएगुलेट करना, और लैक्टोबैसिलस का काम था शुगर को तोड़ के उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके का योगर्ट आया है क्या? नहीं, हम घर पे बनाते हैं तो जाहिर सी बात है सिंपल फ्लेवर का हमारा जो रेगुलर बेसिस पर योगर्ट बनता है, प्लेन योगर्ट वही होता है। लेकिन अगर आप कभी मार्केट जाओ, खास करके जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अगर ऐसे किसी शॉप में जाओ या फिर डेयरी शॉप में खास करके जाओ, तो वहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स के आपको योगर्ट मिलेंगे। फ्रूट फ्लेवर्स वाले मिलेंगे, फिर कोई सिंथेटिक आर्टिफिशियल फ्लेवर डालकर देंगे। तो ऐसे जो फ्रूट फ्लेवर्स वाले जो है मार्केट में योगर्ट्स भी लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो योगर्ट्स है उसमें सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। वो सिंथेटिक फ्लेवर्स भी किसके हेल्प से बनाते हैं? वो बैक्टीरिया के हेल्प से ही बनाते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया के जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको फ्लेवर कैसा रहता है इन फ्रूट्स का या फिर किसी भी पर्टिकुलर जूस का वगैरह ऐसा फ्लेवर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर बटर। नेक्स्ट बटर भी अलग अलग टाइप के, सॉल्टेड बटर या फिर स्वीट क्रीम वाला, ऐसे बटर के भी मार्केट में अलग अलग टाइप्स है। यूजुअली हम घर में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? सॉल्टेड बटर। लेकिन अनसॉल्टेड बटर भी आता है, ये भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चीज़। चीज़ तो सबको ही पसंद है, छोटे से लेकर बड़ों को। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा खाते तो जाहिर सी बात है बिना चीज़ का तो कोई पिज़्ज़ा बन ही नहीं सकता। आजकल जो हमारे घर की रेसिपीज़ है उनमें भी ये चीज़ को मिक्स किया जाता है। लेकिन ये चीज़ बनता कैसे? वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पर कौन से हो गए? लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ऐसे जो दो बैक्टीरिया हैं उनका मिक्सचर जो है, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर यूज किया जाएगा। योगर्ट के लिए दो अलग थे, लैक्टोबैसिलाई था और स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन उनका जीनस अलग था। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस की स्पीशीज यूज की जाती है और लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस। क्यों? क्योंकि हमें अब बनाना क्या है? चीज़। और उस चीज़ में जो भी कोई ऐसी सॉल्टीनेस आया वो किस चीज़ के, या फिर थोड़ा खट्टापन जो आया वो किसकी वजह से आया? इन दो बैक्टीरिया की वजह से। और जो डेंस टेक्सचर था वो किसकी वजह से आता है? स्ट्रेप्टोकोकस। योगर्ट का जब हम पढ़ रहे थे तभी बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज़ है वो क्या इम्पार्ट कर रही है? थिकनेस इम्पार्ट कर रही है प्रोटीन्स को। और जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या कर रहा है? शुगर को तोड़ के एसिड्स बना रहा है। राइट, अभी के लिए हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए हम ये जो चीज़ है कमर्शियल लेवल पर इन बैक्टीरियाज के यूज से बनाया करते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में ये चीज़ बनाया जाता था तब चीज़ बनाने के लिए क्या यूज़ होता था? रेनेट नाम का जो एंजाइम है, जो कैटल से उनके एलिमेंट्री कैनल से ये रेनेट नाम का एंजाइम
एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके यूज़ से अर्लियर डेज में चीज़ यूज बनाए जाते थे। ओके, अगेन दूसरा एंजाइम होता था आपका प्रोटीएज। ये एंजाइम प्रोटीएज कहाँ से लेते थे? वो फंगस, जो आपका कोई फंगस होगा उससे ये प्रोटीएज एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते थे। मतलब वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अगर आप आजकल केक भी खा रहे हो तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तरीके के 2 टाइप के मिलते थे, राइट? वैसे चीज़ का भी हुआ करता था, जो रेनिट नाम का एंजाइम यूज करके बनाया जाता था, वो नॉन वेज सोर्स से बनाया हुआ चीज़ होता था। लेकिन जब भी प्रोटीएज यूज करके वो चीज़ बनाया जाता था तो वो वेजिटेरियन सोर्स हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीएज था वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था? फंगस से। जब ये चीज़ बनता है तो चीज़ बनाने में कुछ छोटी मोटी प्रोसेसेस होती है। छोटी मोटी प्रोसेसेस क्या है कि जैसे कि जो योगर्ट बनता है, जो योगर्ट था उसको कट किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके रब किया जाता है जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो? सॉफ्ट जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो। फिर उसके बाद उसको सॉल्टिंग की जाती है, और कुछ अगर आपको इसेंस डालना, कोई फ्लेवरिंग ऐड करनी तो फ्लेवरिंग ऐड करके वो माइक्रोब्स डाल के फिर आपको फाइनल चीज़ मिलता था। लेकिन ये आपको क्या चीज़ के अलग अलग एग्जाम्पल्स पता है? जैसे कि चेडर चीज़ है, राइट, मोज़रेला चीज़ है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि आप जो अलग अलग तरीके के जो चीज़ खाते हो वो कितने दिन कैसे प्रिजर्व करके बनाए जाते हैं, वो आप एक बार देख लो। आपका फ्रेश जो चीज़ होता है वो हमेशा कौन सा होता है? कॉटेज चीज़। वो सॉफ्ट होता है, फ्रेश होता है। लेकिन जो मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है या फिर पार्मेजान चीज़ है, उनको बनाने की प्रोसेस अलग है। यूजुअली आपके फ्रेश चीज़ में जो आते हैं जो सॉफ्ट होता है बहुत, उसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़ और क्रीम चीज़। आपने इन चीज़ की कंसिस्टेंट, क्रीम चीज़ तो हमेशा आप बटर के साथ अपने सैंडविच पर स्प्रेड के तौर पर यूज़ करके खाते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी देखो एक बार कैसे होती है। वहीं उसी जगह पर जब आप चेडर चीज़ खाते हो तो चेडर चीज़ कैसा होता है? सेमी हार्ड होता है। और कितने मंथ के लिए वो प्रिजर्व करके रखता है? 3 to 12 मंथ के लिए पहले वो प्रिजर्व होता है, उसका रैपनिंग होता है प्रॉपर, फिर वो आपको यूज़ करने के लिए मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। उसके बनने के 12 महीने, 3 से 12 महीने बाद आपको कमर्शियली वो मिल देते हैं। उसी तरीके से जो आपका पार्मेजान चीज़ है वो कितने दिन के लिए स्टोर किया जाता है? 12 to 18 मंथ के स्टोरेज के बाद वो आपको कमर्शियली यूज़ करने के लिए अवेलेबल होता है। वो सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ होता है। आपका पार्मेजान चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। जो भी फ्रेश होगा वो सॉफ्ट होगा। जैसे जैसे उनकी रैपनिंग होगी, उनका स्टोरेज पीरियड बनेगा, वैसे वैसे वो चीज़ हार्ड होता जाएगा। इसलिए चेडर चीज़ कैसा होता है? सेमी हार्ड, ना वो ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। वही पार्मेजान चीज़ सबसे ज़्यादा हार्ड। वो कितने महीने के लिए स्टोर होता है? 12 से 18 महीने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रोबायोटिक्स। हाल ही फिलहाल में प्रोबायोटिक करके बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा है। ये प्रोबायोटिक है क्या? प्रोबायोटिक क्या है कि यहाँ पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपका इंटेस्टाइन का एक गट फ्लोरा है, ठीक है, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनल होगी, राइट, उसमें जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने मिलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसे आप क्या कहते हो? इंटेस्टिनल फ्लोरा या गट फ्लोरा। इस गट फ्लोरा में सारे बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, कुछ फंगस भी आ सकते हैं, या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि आपने जो फूड बनाया है या फिर मतलब आपने जो खाया था, जो डाइजेस्ट होकर आया, उससे एब्जॉर्प्शन करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो हेल्प करेंगे, आपके डाइजेशन प्रोसेस में वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे जो गट फ्लोरा है, तो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स का ही लाइफ स्पैन ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उनका नंबर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, राइट। और उसकी जगह पर अगर हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने लगे तो उससे आप ही को तकलीफ होगी, राइट। डायरिया, डिसेंट्री जैसी चीज़ें होने लगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ने लगे? हार्मफुल बैक्टीरिया। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया करते क्या है? आपको तकलीफें देंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, राइट। लेकिन एंटीबायोटिक करता क्या है? वो हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल बैक्टीरिया दोनों को मार सकता है। इसीलिए
अभी के सिचुएशन में जो एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिक बनाए गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो भी एंटीबायोटिक थे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था कि ये गुड बैक्टीरिया है या फिर बैड बैक्टीरिया, वो जितने भी बैक्टीरिया उसके रास्ते में सबको ख़त्म करता था। लेकिन इसको नेचुरली क्योर करने के लिए फिर अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, या फिर कमर्शियली हमें क्या ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है, वो है आपका प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में होता है कि आप जो अच्छे वाले हेल्दी बैक्टीरिया जो है, आपके गट बैक्टीरिया है, एक्टिव फॉर्म में आप एज इट इज़ कंज्यूम करते। पहले हमारा जो प्रोबायोटिक था उसे क्या कंसिडर करते थे, योगर्ट हमारा प्रोबायोटिक हुआ करता था। लेकिन योगर्ट में सिर्फ स्पेसिफिक 2-3 ही तरीके के बैक्टीरिया, सारे जो बैक्टीरिया हमारे गट में जो पाए जाते हैं वो होते हैं क्या योगर्ट में, जो हम घर पर बनाते हैं? नहीं। तो ऐसे बैक्टीरिया हमें इजीली अवेलेबल करवाने के लिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में क्या हुआ, उन्होंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, यूज़ क्या स्टडी किया। उन्हें क्या पता कि अगर हम अपने कंज्यूमर्स को सारे एक्टिव फॉर्म में उनके गट बैक्टीरिया एज इट इज़ प्रोवाइड करें, लाइव बैक्टीरिया प्रोवाइड करें, तो एक तो उनको खाने के लिए एक ऑप्शन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उनका गट फ्लोरा भी मेंटेन रहेगा। तो एक्टिव बैक्टीरिया जो हमें दे रहे हैं या फिर जो लाइव बैक्टीरिया हम प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम, बिफिडम, ऐसे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस केसी एंड बिफिडम। नाम नहीं भी याद रहे, इतना भी याद रखा कि हाँ, हम प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में कुछ एक्टिव फॉर्म या फिर लाइव बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारा गट फ्लोरा या फिर इंटेस्टिनल फ्लोरा मेंटेन रख रहा है। ठीक है, तभी आपके लिए सफिशिएंट है। वो क्या करता है, जब आप ये गट बैक्टीरिया या फिर ये जो प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में जो बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हो, ये हमारे बॉडी में जाते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया का जो फ्लोरा है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ने लगती, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह, उनका नंबर धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। और अगर ऐसे जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनका नंबर ही नहीं रहा तो हमें कुछ तकलीफ होगी नहीं, हमारी जो गट हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, राइट। इसीलिए ये प्रोबायोटिक्स की कॉन्सेप्ट्स अभी यूज़ होने लगे और हम इसे कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करने लगे। अब ये जो प्रोबायोटिक है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि योगर्ट तो सबको पता है, मोस्ट कॉमन इज सोर्स और एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक इज योगर्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ पिकल्स हैं, ओके, कुछ पिकल्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ सिरप्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स के सोर्सेस होते हैं। एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में वो प्रोबायोटिक्स आपको दिए जाता है। हमें बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा पता है, योगर्ट, लेकिन योगर्ट के अलावा कुछ पिकल्स भी है, जैसे कि पिकल्ड कैबेज। आपके कोरियन फूड में जो पिकल्ड कैबेज बहुत यूज़ होता है, वो होता है प्रोबायोटिक का बेस्ट सोर्स। यहाँ पर करते क्या है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से उस पिकल को बनाया जाता है, जिससे कि उसका फ्लेवरिंग बढ़ता है, साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया के नंबर अपने आप से फर्मेंटेशन में बढ़ जाते हैं। ये करते क्या है आपकी बॉडी में जाकर कि आपके एलिमेंट्री कैनल में जाएंगे, वहाँ पर आप अपने मेटाबॉलिक रेट से अपना नंबर बढ़ाएंगे, जिससे हेल्प आपको कैसी होगी, वो आपको किस फॉर्म में हेल्प करेंगे कि आप जो फूड डाइजेस्ट वगैरह करो, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे, आपके डाइजेशन की क्वालिटी बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ब्रेड। सबका पसंदीदा ब्रेड, जो हर रोज़ हर कोई दिन में एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन ब्रेड कंज्यूम करता ही करता है। तो अब ये ब्रेड बनाने की हम प्रोसेस देखते, प्रोसेस नहीं, कोशिश तो करते। ब्रेड का जो डो है वहाँ पर उसे राइस करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, एक तरीके का फंगस। कौन सा, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट जो है, ईस्ट ये इस फंगस का एक एग्जाम्पल है। ईस्ट साइंटिफिक नेम क्या उस ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस
सर्विसी। ओके, तो अब ये जो आपका ब्रेड का डो है उसे बनाने के लिए ईस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या कि वो जो डो है वो फर्मेंट करके राइस करता है। हम नॉर्मल जो आटा गूंथते हैं व्हीट फ्लोर का रोटी बनाने के लिए, उसे हम सिर्फ पानी के साथ नमक के साथ गूंथ के रख देते हैं, राइट। लेकिन उसको फुलाने की ज़रूरत पड़ती है नहीं। लेकिन ब्रेड के बनाने के प्रोसेस में उसके जो डो को है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डबल द क्वांटिटी में क्या करना पड़ता है, राइस करना पड़ता है। पहले के ज़माने में वो लोग क्या करते हैं, नीड करके रख देते थे। हम जैसे इडली का बैटर बनाते रात भर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए उसे छोड़ देते हैं वैसा। लेकिन आजकल इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में इंस्टेंट मिडल वे क्या निकला कि उस आटे को कम से कम समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फुला सकते हैं, इस पर ध्यान दिया गया। तो फुलाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ईस्ट यूज़ किया, एक तरीके का फंगस ईस्ट यूज़ किया। अब इस फंगस यानी कि ईस्ट का साइंटिफिक नेम याद रखो कौन सा यूज़ किया, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ओके, अब ये फंगस जब हम डालते हैं इसको, जब आप मैदा लेते हो, राइट, जब आप रिफाइंड फ्लावर लेते हो उसमें इस ईस्ट को डायरेक्ट डालते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है। और अगर आप बेकर्स ईस्ट लाते हो तो उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़े सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और वार्म वाटर या मिल्क में उसे क्या करते हैं, पहले राइस करने के लिए या फिर डिजॉल्व करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर एक्टिवेटेड ईस्ट आप जब डो में डालते हो और उस डो को नीड करते हो, यानी कि उसका एक गोला मलते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है, एक फ्लावर, आटा मिलता है, मतलब ब्रेड का जो डो है वो मिलता है। अब इस डो का जब आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए छोड़ते हो तो वो क्या होता है, डबल दी क्वांटिटी होता है। लेकिन ये जो बीच की फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि ये जो डो है वो राइस की होता है, क्योंकि उसके अंदर किस चीज़ का क्वांटिटी बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो भी शुगर थी उस डो में, उस डो के शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन किया जाता है और एक गैस रिलीज किया जाता है उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। और वो गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी फर्मेंटेड चीज़ होगी उसमें बबल्स फॉर्म हुए होंगे, एयरी बबल्स होंगे अंदर, और वो बबल्स जो है वो जो अंदर गैस होगा वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड कैसा बनता है, स्पंजी बनता है। या फिर आपकी जो इडली वगैरह है वो भी स्पंजी क्यों आते हैं, क्योंकि उसके जो बैटर में वो जो बबल्स होते हैं वो ब्रेक होके फिर वहाँ पर वो वैकेंट स्पेस छोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ पर वो स्पंजीनेस आता है। अब ये जो ईस्ट है या फिर जो ब्रेड, तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा जिसके फर्मेंटेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, ईस्ट को यूज़ किया। लेकिन ये जो ईस्ट है वो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि आपको अजीनोमोटो है, वो भी अजीनोमोटो यानी कि क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट कॉमन नेम क्या है, अजीनोमोटो। विनेगर हुआ, सोया सॉस हुआ, जो आपकी चाइनीज़ के जितने भी सॉसेस है, जो भी प्रोडक्ट्स आप चाइनीज़ के आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हो, उन सब को बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस सबको फर्मेंटेशन प्रोसेस से पास किया जाता है। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो इंस्टेंटली हो जाए, कम समय में वो जल्दी से जल्दी फर्मेंट हो जाए, इसके लिए क्या यूज़ कर जाते हैं, एक बाय प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। और वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ईस्ट होता है। क्योंकि अगर नेचुरली आप अगर उसे फर्मेंट होने दोगे तो वो लार्ज क्वांटिटी में अगर बन रहा है तो उतना टाइम भी लेगा। और अभी के वक्त में ये पॉसिबल नहीं कि हम इतने टाइम तक रुक सके, क्योंकि कमर्शियल सारी चीज़ें हैं, राइट, कम समय में उनको बनाना। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे कि वो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए, वो बनने की प्रोसेस। तो वो बनाने के प्रोसेस में फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, ईस्ट यूज़ करते। सो आपके जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिकली चाइनीज़ वाले, वो सारे कैसे बनते हैं, आपके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से। और फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनने के बाद वहाँ पर कौन सा यूज़, फर्मेंटेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, ईस्ट। नेक्स्ट आपका जो विनेगर है, विनेगर जिसका दूसरा नाम या फिर केमिस्ट्री में उस विनेगर को कॉमनली क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड। जो आप विनेगर घर में हमेशा यूज़ करते हो या फिर जब हम रेडीमेड पिकल वगैरह लाते हैं तो उसमें विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है,
विनेगर का मेन काम क्या है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, कि वो चीज़ों की लाइफ स्पैन बढ़ाता है। तो ये जो विनेगर है उसका साइंटिफिक नेम या फिर केमिस्ट्री में आप उसे क्या कहते हो, एसिटिक एसिड, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, 4% एसिटिक एसिड। अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला ले तो कैसा है, CH3 डबल बॉन्ड OH, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, राइट, एसिटिक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये जो आपका विनेगर है उसे बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके के फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर भी यूज किसका हुआ, ईस्ट का ही हुआ, स्पेसिफिकली कौन सा, सैकेरोमाइसिस सर्विसिका। और ये जो ईस्ट है, सॉरी विनेगर है, ये विनेगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिकल्स में, सॉसेस में, जितने भी आपके जो कमर्शियल प्रोडक्ट जिनका टेस्ट सार है, जो खट्टी चीज़ें आप मार्केट से जो लाते, चटनियाँ लाते हो, सॉसेस लाते हो, पिकल्स लाते हो, इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए विनेगर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़े। घर में हम यूज़ करते हैं क्या, नहीं, हम जब अचार घर पर बनाते हैं वहाँ पर तेल और नमक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उससे वो साल भर के लिए हमारा प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, जो इंडस्ट्री से हमारे पास आते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक तो सारनेस भी ऐड करनी है, खट्टापन भी ऐड करना है, और साथ ही साथ उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ानी। तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करेंगे, विनेगर का यूज़ करेंगे। नाम याद रखना, एसिटिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4% एसिटिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला याद रखा नहीं याद रखा चलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे भी आप वो स्टडी कर ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ये क्या करता है, ये भी कहाँ से मिलता है आपको, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। लेकिन किस चीज़ का फर्मेंटेशन अब यहाँ पर होगा, किसी डो का होगा, यानी कि किसी ब्रेड के डो का, या मतलब व्हीट के फ्लावर का होगा, कोई मैदे वगैरह का होगा, नहीं। यहाँ पर जो आपके फ्रूट्स जूसेस है, जो सिरप्स है, जो शुगर का मोलेसेस है, यानी कि जब आपकी चीनी बनती है, शुगर बनती है इंडस्ट्रीज में, जो शुगर केन का जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो शुगर केन का बचा हुआ पार्ट होता है, उसको शुगर मोलेसेस कहते हैं, शुगर मोलेसेस कहते हैं। और इन शुगर मोलेसेस या फिर फ्रूट जूस को फर्मेंट करके आपको क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। ये एक तरीके का अल्कोहल है। और यहाँ पर फर्मेंटेशन करने के लिए अगेन क्या यूज़ किया उन्होंने, ईस्ट यूज़ किया। ये जो आपका विनेगर है, इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो आपके जूसेस है, शुगर मोलेसेस है, इनको एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अब इनको किस प्रोसेस से भेजा जाएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कौन सा होता है, सैकेरोमाइसिस सर्विसी, एक ईस्ट यूज़ होगा, राइट। अब ये जो ईस्ट था, इसने फर्मेंटेशन कर दिया, लेकिन ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट था शुगर मोलेसेस से, या फिर फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट जूस जो यूज़ किया था, फर्मेंटेशन करके जो प्रोडक्ट मिला, अब उसमें से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर फॉर्म में विनेगर एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस क्या होगी कि ये जो फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट बना हुआ था आपकी शुगर मोलेसेस या फिर फ्रूट से, उसको किसके साथ अब मिक्स किया जाएगा, एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर से। एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर के साथ इस मिक्सचर को मिक्स किया जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो भी आपका इथेनॉल था, जो अल्कोहल बना था, उस अल्कोहल को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ये बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए कैपेबल है, एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर, जो भी इस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में अल्कोहल बना था, अल्कोहल स्पेसिफिकली कौन सा, इथेनॉल, जो इथेनॉल बना था उसको डिग्रेड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एसिटोबैक्टर ग्लूकेनोबैक्टर क्या करेंगे, जो इथेनॉल बना उसको पूरा डिग्रेड कर दिया। अब डिग्रेड करने के बाद क्या बचा, पीछे कुछ तो प्रोडक्ट बचा, राइट। अब वो जो प्रोडक्ट था उसे क्या कहा जाएगा, एसिटिक एसिड। लेकिन ये एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इस एसिटिक एसिड को एक प्रोसेस से फिल्टर किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, रेरफैक्शन। ये जो मिक्सचर है, जो इथेनॉल का था, आपके एसिटिक एसिड का था, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो एसिटिक एसिड और इथेनॉल बना, उसको सेपरेट करना है। अब इन दो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, इथेनॉल को डिग्रेड कर दिया। इथेनॉल का कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ पर नहीं रहा। अब जो पीछे बचा वो सिर्फ क्या बचा,
एसिटिक एसिड बचा। अब इस एसिटिक एसिड को क्या करना है, हमें प्योर फॉर्म में लाना है जिससे कि हम उसे यूज़ कर सके, उससे सारी गंदगी हटा देनी है। प्योर फॉर्म में वो विनेगर या फिर एसिटिक एसिड चाहिए, तो उसके लिए अब प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस कौन सी होगी, रेयरफैक्शन। अब इस एसिटिक एसिड को वो आगे चलकर ब्लीच करेंगे। ब्लीच किसके साथ करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने के बाद उसे पास्चुराइज करेंगे। पास्चुराइज यानी कि क्या, कि अगर इस बैक्टीरिया के कोई एक दो ऑर्गेनिज्म छूट गए हो तो वो सारे क्या कर दिए जाएंगे, किल कर दिए जाएंगे। उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड जो प्योर फॉर्म का एसिटिक एसिड था उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपका जो एक्सट्रैक्शन होने के बाद ब्लीचिंग कर दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, अब उसको आगे चलकर क्या करोगे, पास्चुराइज। पास्चुराइज इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन ए लो हीट। धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करके उसे ज़्यादा समय तक के लिए हीट करोगे, और हीट करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे हीट करने की वजह से जो बैक्टीरिया थे वो क्या होने लगेंगे, किल होने लगे। मिल्क को भी इसी तरीके से पास्चुराइज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया, घर में जब मम्मी दूध गर्म करती है तो वो प्रोसेस क्या होती है, पास्चुराइजेशन की। ठीक है, अब जब फाइनली आपका एसिटिक एसिड आपको मिल चुका है, आपने उसे एक्सट्रैक्ट किया, उसे ब्लीच किया, उसे पास्चुराइज किया, अब फाइनली उसमें थोड़ी सी अमाउंट किसकी डाली जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालने की वजह से फिर आपको क्या मिला, एक प्योर फॉर्म में फाइनल प्रोडक्ट जो आपका है एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। लास्ट प्रोसेस, लास्ट क्या एडिशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के गैस की। जब ये गैस डाला जाता है तो फाइनली आपको एसिटिक एसिड मिलता है। फाइनली आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। ओके, वैसे ही सोया सॉस जो है, सोया सॉस बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होगा, अब यहाँ पर ईस्ट नहीं यूज होगा, फंगस ही है, लेकिन वो कौन सा है, ईस्ट नहीं, एस्परजिलस ओराइजे नाम का फंगस यूज होगा। ठीक है, एस्परजिलस ओराइजे नाम का यूज होगा। सोया सॉस के लिए बाय प्रोडक्ट किस चीज़ का फर्मेंटेशन होगा, सोया सॉस बनाने के लिए फर्मेंटेशन के लिए किसे डाला जाएगा, व्हीट या फिर जो राइस है या फिर जो सोयाबीन है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का फर्मेंटेशन करके फिर आपको क्या मिलेगा, सोया सॉस मिलेगा। ओके, सोया सॉस इज प्रोड्यूस फ्रॉम wheat, rice or soybean, and for this purpose the fungus which is used, it is not yeast, it is Aspergillus oryzae। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें। यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो आपके बेवरेजेस है, बेवरेजेस यानी कि क्या, जो लिक्विड आप कंज्यूम करते हो, कोई जूस है या फिर कोई अल्कोहल है या फिर आपके जो कॉफ़ी वगैरह है, इन सब को बनाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है कि किस चीज़ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले क्या है, कैफिया अरेबिका। ठीक है, कैफिया अरेबिका, वहाँ पर उसके फर्मेंटेशन के लिए यूज़ क्या हो रहा है, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, जो क्या कर रहा है, सीड्स को जो है फ्रूट से अलग कर रहा है। ठीक है, काम क्या करेगा ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये जो बैक्टीरिया, ये काम क्या करेगा, जो सीड्स थे अपने फ्रूट से उसे सेपरेट करने की कोशिश करेगा। इससे होगा क्या, आपको क्या मिलेगा फाइनली, फिर कॉफ़ी बीन्स मिलेंगे, जिससे कि आप क्या फाइनली पीते हो, कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने के जो पाउडर आती है, जो कॉफ़ी बीन्स आते हैं, उसको मिला एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोब यूज़ किया जाता है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। वैसे ही थियोब्रोमा कोकाओ ये जो है एक तरीके का प्लांट है जिससे आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, कोको। यानी कि आपका जो चॉकलेट आप जो खाते हो, डार्क चॉकलेट हुआ या वाइट चॉकलेट, ये जो चॉकलेट्स जो होते हैं उसका जो बेस है वो जो पाउडर है, वो कोको पाउडर आपको किस प्लांट से मिलती है या फिर किस फ्रूट से मिलते हैं, थियोब्रोमा कोकाओ से। अब इसको सीड्स, इसके सीड्स को उसके फ्रूट से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, कैंडिडा, हेंसेन्यूला
पिशिया और सैकेरोमाइसिस नाम के ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ है जिसे यूज़ किया जाएगा। फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होने के बाद ये जो फ्रूट है उसमें से डिसीड करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। आप नॉर्मली करने जाओगे तो वो होगा नहीं, अगर उसे फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रूट्स थे इन मतलब ये जो प्लांट्स के जो फ्रूट्स थे उनको फर्मेंट करना पड़ेगा, और फर्मेंट करने के लिए फिर ये बैक्टीरिया यूज़ हो गए। फाइनली जब आपको सीड्स मिलेंगे, उस सीड्स को ग्राइंड करके आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर कोको पाउडर मिलेगी। नेक्स्ट ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के लिए यूज़ क्या हो रहा है, अगेन एक तरीके का ईस्ट, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। यहाँ पर फर्मेंट क्या किया जा रहा है, सिर्फ जूस, ग्रेप्स का जो जूस है उससे फर्मेंट किया जाता है और आपको फाइनली मिलती क्या है, वाइन बनाने के लिए आपके ग्रेप्स के जूस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उस जूस को किस प्रोसेस से पास होना पड़ता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होगा, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्पल, फ्रूट कौन सा है, एप्पल साइडर विनेगर नाम सुना होगा, राइट। एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये जो साइडर है इसे यूज करने के लिए अगेन कौन सा फ्रूट यूज होता है, एप्पल। फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज किया, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। फर्मेंट क्या किया, जूस किया। ठीक है, फ्रूट की कौन सी चीज, पहले दो में सीड्स यूज किए, नीचे दो जो एग्जाम्पल्स देखे उनमें क्या यूज किया उन्होंने, जूस यूज किया। लेकिन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस थे वो कॉमन रह गई, लेकिन फर्मेंटेशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया। कॉफ़ी की जो फर्मेंटेशन, कॉफ़ी जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो बेवरेज मिलता है कॉफ़ी का, उसे फर्मेंट करने के लिए क्या यूज़ किया, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। देन फिर आपकी कोको पाउडर के लिए क्या यूज़ किया, कैंडिडा, हेंसेनुला, पिशिया एंड सैकेरोमाइसिस। फिर आपकी वाइन बनाने के लिए ईस्ट सिंपल, सैकेरोमाइसिस सर्विसी, और एप्पल से जो एप्पल साइडर विनेगर बना उसके लिए भी क्या यूज़ किया उन्होंने, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। ईजी था। आपको यहाँ पर याद सिर्फ क्या रखना है कि फाइनल बेवरेज क्या है, उसके लिए फ्रूट कौन से यूज़ किए और उसका कौन सा पार्ट यूज़ हुआ, यानी कि सीड यूज़ हुआ, पूरा फ्रूट पल्प यूज़ हुआ या फिर जूस यूज़ हुआ, बस इतना ही याद रखना। एग्जाम्पल आप एक भी याद रख लो तब भी मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल एंजाइम्स। अब यहाँ पर माइक्रोबियल एंजाइम्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये एंजाइम्स का काम क्या है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट यानी कि क्या, कि ये जो कैटलिस्ट है, ये जो एंजाइम्स है, वो रिएक्शन की रेट क्या करते हैं, बढ़ाते। जिस चीज़ को 1 घंटा लग रहा था, अब उस चीज़ को ये क्या कर रहा है, आधे घंटे में हमें वो प्रोडक्ट दिलवा रहा है। इसलिए ये जो एंजाइम्स के तौर पर जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। लेकिन कैसे कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। यूजुअली इंडस्ट्रीज में पहले क्या हुआ करता था, केमिकल कैटलिस्ट यूज़ किए जाते। ये केमिकल कैटलिस्ट पूरे प्रोसेस कर दिया करते थे, रिएक्शन हुआ करती, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट था वो भी मिलता था। लेकिन ये जो केमिकल यूज़ हुआ करता था, फिर उनको प्यूरिफाई करना, उसे डिग्रेड करना, प्रॉपर तरीके से उनको प्यूरिफाई करके फिर बाहर भेजना, ये भी इतना वहाँ पर एक्सपेंस खर्च किया जाता था, इंडस्ट्रीज पर वो लोड आता था। क्योंकि आपने अगर कभी पढ़ा होगा या फिर कोई मूवी वगैरह देखी होगी, तो उसमें जितने भी इंडस्ट्री है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर भेजे जाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे अलग अलग तरीके से स्मोक या फिर एफ्लुएंट्स छोड़े जाते हैं, राइट। उसका हार्मफुल इफेक्ट किस पर होगा, जो रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोग हैं उन पर हो सकता है। और गवर्नमेंट ने उस हिसाब से रूल क्या बनाया कि ये जो आप एफ्लुएंट्स हैं उसको आपको प्यूरिफाई करना होगा, उसको आपको उसकी जो हार्मफुल प्रॉपर्टी है उसे कम करना होगा, फिर आपको ये इंडस्ट्री के बाहर भेजा जाएगा। इसके लिए इंडस्ट्री को उसके ऊपर खर्च भी ज़्यादा करना पड़ता था, राइट। तो ऐसे में उनको दूसरा ऑप्शन क्या मिला, बायो कैटलिस्ट में अब यूज़ किसका किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। काम सारा सेम है, ये रिएक्शन की रेट बढ़ा रहे, रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्रीज का क्या फ़ायदा कि आप इनको जो प्यूरिफिकेशन,
उनकी जो हार्मफुलनेस है उसे जो मिनिमाइज करने पर जो एक्सपेंस हुआ करता था वो कम हो रहा है। और इंडस्ट्री अब इस एंजाइम को क्या कर रहे हैं, जो सारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है जब रीयूज होता है तो आपका ये जो एंजाइम है रीयूज करने के लिए वापस एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाता, वो एज इट इज फिर से आपको दे दिया जाता है। ठीक है, ये एंजाइम्स का स्पेसिफिक काम क्या है, एंजाइम्स क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, उसकी रेट बढ़ाते हैं। स्पेसिफिक प्रोसेसेस जो है वो जो आपकी जो रिएक्शन की रेट है, स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस में जो एंजाइम्स है उनमें ये बायो एंजाइम्स यूज किए जाएंगे। फिर उससे होगा क्या कि रेट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ अब केमिकल्स यूज कर रहे हो तो जो आसपास का जो एरिया है या फिर जो यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स यूज हो रहे हैं, उसको भी फिर इरोजन फ्री करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई केमिकल है वो किसी केमिकल या फिर मेटल के साथ रिएक्ट कर गया तो कुछ और ही प्रोडक्ट बना देगा, जिस मतलब जो यूज नहीं होना है वो प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो ऐसे में सेफ्टी के तौर पर ये कंपनी को वहाँ पर भी एक्सपेंस करना पड़ता है, राइट, कि वो जो सारे यूटेंसिल्स है या फिर जो टैंक्स है जिसमें ये प्रोसेस होने वाली फर्मेंटेशन की, वो भी वेल प्रूफ्ड बनानी होगी। लेकिन जब बायो एंजाइम्स वहाँ पर यूज हो रहे हैं तो उन्हें ऐसे कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और साथ ही ये जो एंजाइम है वो फिर से यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो एंजाइम है वो यूजुअली कैसे हो जाते हैं फिर इको फ्रेंडली। आपका जो एंजाइम का एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन वगैरह है, जो वेस्ट मटेरियल वगैरह बनता है वो भी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। केमिकल से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स है उनका रेट भी कम हो जाता है, राइट। अब जो एग्जांपल्स है माइक्रोबियल एंजाइम्स के, वो एंजाइम्स कौन से होंगे, किस टाइप के एंजाइम्स यूज किए जाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइजेस, आइसोमरेज, लाइगेजेस, ऐसे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स यूज किए जाएंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज वाला एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शन है उसे कैरी आउट करेगा। ट्रांसफरेजेस नाम का जो एंजाइम है वो क्या करेगा कि किसी जो आपका केमिकल कंपाउंड है, किसी केमिकल कंपाउंड से एक कंपाउंड उठाएगा और दूसरे केमिकल कंपाउंड के ऊपर या फिर दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उससे जाकर स्टिक कर देगा। यहाँ से वहाँ जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है, केमिकल मॉलिक्यूल्स, उसको एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पर ट्रांसफरेज काम करेगा। हाइड्रोलाइसिस क्या करेगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन करने के लिए हाइड्रोलाइसिस नाम का एंजाइम यूज होगा। लाइजेस क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो होगा आपका लाइजेस। आइसोमरेज क्या करेगा, जो सिमिलर फॉर्म वाले जो कंपाउंड्स है उसको वहाँ पर जाकर वो उसी सेम जगह पर प्लेस करेगा लेकिन अलग कंपाउंड। और लाइगेस क्या करेगा, दो अलग अलग चीज़ों को जॉइंट करेगा। ऐसे अलग अलग तरीके के माइक्रोबियल एंजाइम्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। प्रोसेस सेम है, काम सेम है, पर यहाँ पर एंजाइम्स कौन से, बायो सोर्स वाले, यानी कि लाइव ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर यूज करेंगे। कोई भी केमिकल एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, ये जो आपका फाइनल जो रिमूवल है सारे एंजाइम्स का वगैरह, वो कैसे होगा, लो टेम्परेचर पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम्स है वो लो टेम्परेचर, लो पीएच पर ही काम कर सकते हैं, इसलिए आपको फिर वहाँ पर ज़्यादा अलग चीज़ों को मतलब प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, पीएच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जो है मिनिमम लेवल पर काम हो रहा है, इसलिए आपका वहाँ पर भी एक्सपेंस बच जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका पर्टिकुलर एंजाइम है वो क्या कर सकता है, ये एंजाइम्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं, राइट। कॉर्नफ्लोर जो है, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने कौन सा दिया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप। आप जब भी कोई किसी भी तरीके की चिक्की वगैरह बनाते हैं वहाँ पर आप ग्लूकोज सिरप यूज़ करते हैं। अगर कोई जूस बना रहे हैं, फ्रुक्टोज का सिरप उसमें फ्लेवरिंग के लिए, उसके स्वीटनेस बढ़ाने के लिए फ्रुक्टोज सिरप ऐड करें, तो अब ये बनता कैसे है, जो आपका कॉर्नफ्लोर है, राइट, कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जाती है। लेकिन एंजाइमेटिक एक्टिविटी किस में होगी, जो बैसिलाई और स्ट्रेप्टोमाइसिस होगा उन
एंजाइम, ऐसे बैक्टीरिया वहाँ पर वो एंजाइमेटिक एक्शन करेंगे और फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के सिरप मिलेंगे। ओके, और ये एंजाइमेटिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ आपके सिरप्स बनाने के लिए नहीं, कोई लेदर इंडस्ट्री हो, चीज़ बनाना हो, मतलब जहाँ जहाँ पर माइक्रोब्स का एक्शन आ रहा है वहाँ वहाँ पर ये जो एंजाइम्स का रोल प्ले होता ही होता है। ठीक है, जहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर बन रहा है वहाँ पर फिर एंजाइम को वो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब ये जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसे बायो एंजाइम्स भी कहोगे, और वहाँ इंडस्ट्री फिर जो प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि चीज़, टेक्सटाइल, लेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों में वो यूज़ होता है। अब यहाँ पर उन्होंने फिर से एक चार्ट दिया जहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई एक रॉ मटेरियल दिया है जिसपे किसी माइक्रोब ने कुछ एक्शंस किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई सोर्स है, मतलब कोई रॉ मटेरियल यूज किया है, उस पर किसी बैक्टीरिया ने या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम किया है, फर्मेंटेशन वगैरह प्रोसेस किया, जिससे कि अलग अलग तरीके के एसिड्स, स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के, उन अमाइनो एसिड्स का क्या हो रहा है, फाइनली वो अमाइनो एसिड्स यूज करके आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। वो जो एसिड्स उस कंपाउंड में था उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है आपके प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एक्शन किस पर की जा रही है, ये जो बैक्टीरिया है काम किस चीज़ पर कर रहे हैं, ये एसिड्स पर, अलग अलग तरीके के एसिड्स पर, अमाइनो एसिड्स पर ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, फिर आपको जाके फाइनल कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिल रहा है। वहां पर हम पहला वाला देखते हैं, पहला है शुगर एंड बीट मोलेसिस या फिर अमाइनो सॉल्ट। शुगर एंड बीट मोलेसिस, शुगर यानी कि क्या कि आप जो शुगर कैन, फाइनली आप जब शुगर बनाने जाते हो तो शुगर कैन जो इंडस्ट्रीज में भेजते हो, शुगर कैन का जूस वो लोग निकाल लेते हैं और पीछे वो जो कोई भी फाइबर बचता है उसे क्या कहते हैं, वो शुगर मोलेसिस होता है। वैसे ही जो शुगर कैन का फाइबर है या फिर बीटरूट का जो फाइबर है उस पर अब कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा, ब्रीवी बैक्टीरियम और कॉर्नी बैक्टीरियम, ये दो बैक्टीरिया काम करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइबर या फिर उस पर्टिकुलर मोलेसिस के कौन से पार्ट पर एक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल ग्लूटामिक एसिड पर ही काम करेंगे, उसी को वो कन्वर्ट करेंगे, वहां पर एंजाइमेटिक एक्शंस दिखाएंगे और वहां से फिर आपको फाइनल क्या मिलता है प्रोडक्ट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या फिर अजीनोमोटो। ठीक है, ये जो शुगर और बीटरूट का जो फाइबर था, मोलेसिस था, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया, स्पेसिफिकली कौन से पार्ट पर, एल ग्लूटामिक एसिड पर, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे आप कहते हो अजीनोमोटो। चाइनीज प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई सॉल्ट अगर होगा वो क्या होगा, अजीनोमोटो। नेक्स्ट होगा शुगर मोलेसिस। अब यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है, एस्परजिलस नाइगर, एक तरीके की ईस्ट यानी कि फंगस है, ये क्या करेगा, साइट्रिक एसिड पर काम करेगा इन शुगर मोलेसिस से। अब यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, चॉकलेट या फिर ड्रिंक्स के जो प्रोडक्शन के लिए जो यूज हो रहा है, ठीक है वो। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज कॉर्न स्टिप लिकर। अब यहाँ पर भी एक तरीके का फंगस ही आया, यहाँ पर काम किस पर किया गया, ग्लूकोनिक एसिड पर। मिला आपको क्या, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। अब जब आप आर्टिफिशियल ऐसे कोई सप्लीमेंट्स लेते हो, कभी कभी आपको अगर बोन डिसीजेस हो गए कुछ, या फिर डेफिशिएंसी हुई कैल्शियम रिलेटेड या फिर आयरन रिलेटेड, डॉक्टर्स आपको कुछ टैबलेट्स प्रेफर करते हैं, राइट। वो जो टैबलेट्स आपको प्रेफर किए जाते हैं उसको बनाने के लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है, कॉर्न या फिर ग्लूकोज का जो लिकर यूज़ किया जाता है उस पर फर्मेंटेशन प्रोसेस करके ग्लूकोनिक एसिड की मदद से फाइनली आपको मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, जिसका मिनरल्स कौन से, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल जो एज ए सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है मोलासिस कॉन्स्टेप लिकर। यहाँ पर आएगा कौन, अब लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूसी। यहाँ पर फिर मिल्क प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है मिल्क में क्या आया, फाइनल फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड आया,
फिर लैक्टिक एसिड को यूज करके उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया, फाइनली यूज किस चीज के लिए हो रहा है उसका, अगर नाइट्रोजन या फिर कोई विटामिन का प्रोडक्शन उन्हें करना है तो वहां पर वो क्या करेंगे, ये जो फाइनली फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाया गया था उसका यूज करेंगे अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगेन मोलासेस कॉर्न लिकर, यहाँ पर भी फंगस आए लेकिन यहाँ पर अलग तरीके, कौन सा, एस्परजिलस इटैकोनस, कौन सा फंगस, एस्परजिलस इटैकोनस, एसिड कौन सा, इटैकोनिक एसिड। ये क्या करेगा, जो आपके पेपर टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री है, गम प्रोडक्शन जब करना है आपको तो वहां पर ये इटैकोनिक एसिड यूज किया जाएगा। ठीक है, आया ध्यान में कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फाइनली, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन एसिड्स और ये ऑर्गेनिजम्स का कैसे कैसे यूज किया गया। देन ज़ैंथिन गम करके एक कंपाउंड आता है या फिर कोई आप कह लो कि एक प्रोडक्ट आता है कि जो क्या करता है कि आपकी जो आइसक्रीम्स है, पुडिंग्स है या फिर जो चॉकलेट्स वगैरह है उनको सॉलिडिफाई करने के लिए, उनको थिक करने के लिए ये क्या आर्टिफिशियली क्या करती है इंडस्ट्री, ज़ैंथिन गम का यूज़ करती है। ठीक है, ये जो आपने मोलेसिस कॉन्सेप्ट देखा वहाँ पर आया, देखो गम प्रोडक्शन, ये इडिबल गम जो होता है, ये गम क्या करता है कि आपके जो ड्रिंक्स थे या फिर आइसक्रीम आप बहुत ज़्यादा खाते हो, राइट, शेक्स होते, उनको जो थिकनेस आती है, जो सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर आता है, वो जो थिकनेस आती है वो क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर ज़ैंथिन गम यूज होता है। आप जब इंग्रेडिएंट्स का लेवल पढ़ोगे वहाँ पर ये लोग मेंशन नहीं करेंगे कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कुछ बेसिक चीज़ें ही दे देंगे, लेकिन उसकी जो थिकनेस है, अब कमर्शियल प्रोडक्ट पर मतलब कमर्शियल लेवल पर ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना। तो उनकी क्वालिटी और एनहांस करने के लिए उसको जो स्मूथ और टेंस टेक्सचर जो देना था उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, ज़ैंथिन गम। और वहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज़ किया, ज़ैंथोमोनास की जो स्पीशीज़ थी उसे यूज़ किया। अब ये ज़ैंथोमोनास की स्पीशीज़ क्या करी, जो स्टार्च था मोलेसिस के अंदर का उसको क्या करेगी, फर्मेंट करेगी और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ज़ैंथिन गम। यूज़ क्या है कि आपके थिकनेस देने के लिए, डेंसनेस देने के लिए, जो आपके आइसक्रीम्स है, पुडिंग्स, चॉकलेट, शेक्स, जो इंस्टेंट सूप है, आप कभी भी देखो नॉर का पोरा कप सूप आता था, आप सिर्फ उसमें वो सैशे खाली करते थे और थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते और तुरंत वो आपका रेडी टू ईट सूप हुआ करता था। थिकनेस वगैरह सभी प्रॉपर हुआ करता था। तो प्रॉपर थिकनेस कहाँ से आई, वहाँ पर क्या ऐड किया गया था, ज़ैंथिन गम ऐड किया गया था। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी पिगमेंट को बनाना है या फिर विडिसाइड बनाने, फर्टिलाइजर्स बनाने, मतलब किसी भी तरीके का कोई कलर वगैरह सिंथेटिक कलर बनाना हो तो उसके लिए या फिर आर्टिफिशियल, इजी लैंग्वेज में कह लो कि आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक कलर जो बनाना था, जो पिगमेंट बनाना था, उसके लिए भी क्या यूज़ किए जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग में ऑब्टेन किए गए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या फिर किसी बाय प्रोडक्ट के ऊपर उसने काम किया, उससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैरी आउट की और फाइनली उसमें उन्होंने उनको ये सारे प्रोडक्ट्स मिले। अब इन प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से यूज़ किया। तो पहला देख लो, सारे तरीके के एसिड से, और एसिड की प्रॉपर्टी कैसी है, वो सारनेस ऐड करते हैं, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, राइट, खटास ऐड करने के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, अलग अलग तरीके के एसिड्स। तो स्पेसिफिकली कौन सा, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये क्या करते हैं, इम्पार्ट्स एसिडिटी। अगर किसी चीज़ की आपको एसिडिटी बढ़ानी है तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर जो चीज़ है उसकी एसिडिटी बढ़ा सकते हो। जैसे कि हम साइट्रिक एसिड किसके लिए यूज़ करते हैं, साइट्रिक एसिड हुआ, विनेगर हुआ, आपके पिकल्स की एसिडिटी, उसकी सारनेस बढ़ाने के लिए आप इन एसिड्स का यूज़ कर रहे हो। लैक्टिक एसिड आपका योगर्ट है, दही की खटास बढ़ाने के लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका है ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये क्या करेंगे, जो भी जहाँ पर भी प्रोटीन बाइंडिंग है वहाँ पर इन सारे अमाइनो एसिड्स का यूज़ होता है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफैन का दूसरा नाम क्या है? फील गुड हार्मोन या फिर फील गुड अमाइनो एसिड भी है, जो कि क्या करता है, जहाँ पर हमारी बॉडी में प्रोटीन बाइंडिंग का काम कर, हमारी बॉडी या फिर हमारी बॉडी की कोई भी सेल प्रोटीन बाइंड करने का काम कर रही होगी, तो वहाँ पर उस बाइंडिंग के लिए कौन यूज़ होगा? आपके जो ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नाम के जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनका यूज़ किया जाएगा। ओके, नाइसिन एंड नेटामाइसिन, नाइसिन और नेटामाइसिन क्या है कि माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, माइक्रोबियल ग्रोथ अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करनी हो, स्टॉप करनी हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? नाइसिन एंड नेटामाइसिन नाम के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, उसको कॉमनली आप क्या कहते हो? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन B12 और विटामिन B2 जो है वो क्या किस फॉर्म में एक्ट होते हैं? एज अ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट। एस्कॉर्बिक एसिड इज मोस्टली यूज एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स है, जो आपका फाइनल रिएक्शन हुआ, सेल ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और सेल ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के बाद जो फ्री रेडिकल्स निकले बॉडी से, हाइड्रोजन के हुए, ऑक्सीजन के हुए, इन फ्री रेडिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर किल करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B2 और विटामिन B12 ये क्या है? विटामिन है। तो आर्टिफिशियली आप जो विटामिन लेते हो वो भी आपको कहाँ से मिलते हैं? इन्हीं जो लार्ज स्केल पर सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर बनाने के लिए यूज़ किसका होता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही होता है। नेक्स्ट आपका बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और ज़ैंथीन, ल्यूटिन, ये क्या है? एडिबल कलर्स है। आपको जब एडिबल कलर्स बनाने हैं तो बीटा कैरोटीन आपके कैरेट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, लाइकोपिन आपके टमाटो से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ऐसे जो कलर प्रोड्यूसिंग जो आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, उसमें से जो कलरिंग एजेंट था, नेचुरल कलरिंग एजेंट था, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर आपके कमर्शियल लेवल पर ये एडिबल कलर्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड, ये किस तौर पर किसकी चीज़ के लिए यूज़ हो जाएंगे? इमल्सीफायर के लिए। मतलब ऑयल और वाटर का जब कोई मिक्सचर बनाना हो, ऑयल वाटर यूजुअली मिक्स होता नहीं, वहाँ पर मिक्स करने के लिए क्या लगते हैं? इमल्सीफायर लगते। तो यहाँ पर इमल्सीफायर कौन होगा? अलग अलग तरीके के पॉलीसैकेराइड और ग्लूकोलिपिड्स। नेक्स्ट है आपका वेनिलिन, इथिल ब्यूटेरेट, पेपरमिंट, देन इसेंस। ये जो सारे अलग अलग तरीके के इसेंस है वो आपको जो मार्केट्स में मिलते हैं, आर्टिफिशियल बटर का भी अब इसेंस आया है, जो इथिल ब्यूटेरेट वगैरह है, वो आपका क्या तौर, मतलब उसका जो फ्लेवर है इथिल ब्यूटेरेट का या फिर एसिटिल ब्यूटेरेट का, वो कैसा होगा? आपके बटर की तरह होगा। सिंथेटिकली आप उसे बटर के तौर पर, मतलब बटर का फ्लेवर देने के लिए किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, राइट। वैसे जब आप मार्केट से केक वगैरह बनाने के लिए जो इसेंस वगैरह लाते हो या फिर कोई फ्रूट का आपको इसेंस चाहिए, तो वो जो इसेंस है वो कहाँ कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर लें? वेनिलिन नाम का है, इथिल ब्यूटेरेट है, पेपरमिंट, ये जो फ्लेवर्स है उससे आप क्या बना सकते हो? फाइनली आपका इसेंस बना सकते हो। और जो जाइलिटॉल है और अस्पार्टेम है, ये कैसे क्या किस फॉर्म में यूज होते हैं? वो एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होते हैं। ओके, जाइलिटॉल और अस्पार्टेम यूज कैसे होते हैं? एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स।